अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आता हूँ, मेरा आज का उन्वान है एक बड़े अखबार की एक बहुत छोटी सी बात। मैं बात कर रहा हूँ 1972 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी क्लासिक उर्दू फिल्मों के बारे में। जी हाँ, 1972 में एक से खूबसूरत फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम ने ज़िंदगी के बेहतरीन से बेहतरीन किरदार अदा किए थे। जी हाँ, तीनों अदाकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। तो इन फिल्मों में है अफसाना ज़िंदगी का, मेरे हमसफ़र, मोहब्बत, दिल एक आईना, सबक। इन फिल्मों में मोहम्मद अली के किरदार बहुत हाईलाइट है, ख़ासकर दिल एक आईना में, अफसाना ज़िंदगी का में और मेरे हमसफ़र में। इसी तरह वहीद मुराद की खलिश, एल स्टेशन, नागमनी, दौलत और दुनिया, बंदगी, बहारो फूल बरसाओ और ज़िंदगी एक सफ़र है। वहीद मुराद की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्में हैं। इन तमाम फिल्मों में वहीद मुराद बिल्कुल छाए हुए थे। इसी तरह नदीम की फिल्मों में आओ प्यार करें, अंगारे और एहसास शामिल हैं। इन फिल्मों में नदीम अपनी फ़न की बुलंदियों पर नजर आए, खासकर अंगारे में। लेकिन यहाँ मैं जिक्र एक और फिल्म का करना चाह रहा हूँ। ये सारी तमीद का मतलब ये है कि एक और फिल्म जो आई क्लास फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, प्लेटिनम जुबली पाकिस्तान की फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो है उमराव जान अदा। जी हाँ, उमराव जान अदा के साथ जो इस साल एक बड़े अखबार ने जो छोटी सी हरकत की है वो मैं आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ माज़रत के साथ, चूँकि सच है तो वो सच्चाई को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान की एक ऐसी क्लासिक फिल्म है, हालांकि इंडिया में इससे पहले भी और बाद में भी उमराव जान अदा नाम की फिल्में बनी हैं इसी कहानी पे, लेकिन वो इसके गिर्द तक नहीं पहुंच सकी। जी हाँ, वो ऐसा है कि इस फिल्म का स्क्रिप्ट, इस फिल्म की मौसीकी, एक से एक अदाकारों की अदाकारी, रानी, जमरुद, शाहिद, तालिश, हर अदाकार ने भरपूर किरदार नगारी की। अब हसन तारिक की डायरेक्शन और इतने खूबसूरत सेट, यकीन कर ले कि अपने मिसाल आप ये फिल्म थी, लेकिन क्यों उसके साथ ऐसा किया गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को उस अखबार का, जी हाँ, तबसरा भी आप लोगों को बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि इस फिल्म के बारे में तबसरा निगार ने किन अल्फाजों का चुनाव किया। जी हाँ, तो आइए चलते हैं, इन अल्फाजों को मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। मशहूर नावल निगार मिर्ज़ा आदि रसूआ का शोहरा आफाक नावल सिर्फ उर्दू क्लासिक में शुमार होता है, बल्कि इसे लखनवी तहजीब और सकाफ़त और माहौल का आइनेदार भी समझा जाता है। इसमें लखनवी माहौल की इस खूबी से अक्कासी की गई है तो ही नामेज़ और शाइस्ता मजाक तवाइफों की महफिलों का नक्शा आंखों में घूम जाता है। लेकिन फिल्म उमराव जान अदा में जो लखनऊ माहौल पेश किया गया वो न सिर्फ लखनऊ के तस्वर को मजरू करता है, बल्कि वहाँ के आदाब महफिल व नवाबीन की जाओ जलाल व अज़मत की सही अक्कासी करता नहीं। फिल्म में बाप बेटा के सामने नंगे सर हो जाता है। बाप बेटे से कहता है हमें एक पोते की सख्त ज़रूरत है, बेटा बाप से कहता है आपको पोते की ज़रूरत है, लिहाजा पोता आ गया है। फिर नवाब साहब डेरेदारनी खानम के यहाँ जाते हैं तो इस वक्त भी खानम बड़ी रहूनियत से अपने तख्त पर दराज रहती है और नवाब साहब को उमराव का रेट बता देती है। इस किस्म की और बहुत सी बातें जो नावल के मुंह चढ़ाती है। फिर यह कि नावल किरदार से भी इंसाफ नहीं किया गया। उमराव जान अदा नावल पढ़कर जो तस्वर मुहज़्ज़ब और शाइस्ता तवाइफ का उभरता है वो भी कहीं नज़र नहीं आता। बहरहाल फिल्म की कहानी कुछ ही है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक राइटर किस तरह शुरू में ही, तमहीद में ही इस फिल्म की इस तरह वो कर रहा है। अब फिल्म होती है, अगर राइटर ने कुछ लिखा है तो फिल्म होती है कि बाप बेटे से ये कहता है। अब आप तस्वर में जाएं, माजी में जाएं तो जिन लोगों के बारे में ये फिल्म है, जिन नवाबों के, वो पंजाबी सौदागरान या लखनऊ के जो रहने वाले थे वो पंजाबी स्पीकिंग भी थे। अब इन बातों से यूँ लग रहा है कि जिसने ये तहरीर लिखी है वो शायद इस माहौल में रहा हो, जब तो उन्होंने इस तरह बारीक बीनी से फिल्म पर तनकीद की। अब कहानी को तो मैं छोड़ देता हूँ, अब आगे जाते हैं इस फिल्म के दूसरे शोबों की तरफ। अब कहानी तो मिर्ज़ा रसूआ की कहानी है। अब इसमें मंजरनामे और मुकालमे के बारे में लिखा है। मंजरनामा का इब्तदाई हिस्सा बड़ा सुस्त है।
गाँव की मंजरकशी अच्छी निकाली गई, मुकालमे कई बहुत अच्छे और कई सानवी अंदाज वो माहौल से मुताबिकत नहीं रखते। मिसाल के तौर पर नवाब साहब और सलीम के मुकालमों का कुछ असर इसलिए भी ज़ाहिर हो जाता है कि अक्सर अदाकार और अदाकारों का लहजा पंजाबी है। अब आप तसव्वुर कर लें, कितनी खूबसूरत फिल्म की ओपनिंग है, गाँव का माहौल है और वो खूबसूरत सा गाना, लड़कियां झूला झूल रही हैं और फिर अमीरन का वहाँ से आकर मस्जिद की तरफ देखना और एहदिना सिरात मुस्तकीम, फिर अपने घर से बाहर निकलना, कितना खूबसूरत मंजर। और किस तरह वो विलन इसको आके अगवा कर लेते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगा। हमारे राइट हमें सीधा रास्ता दिखा, हाथों में कंगना झांझर मोरे पाँव में झूला में झूलूं सखी बाबल के गाँव को, क्योंकि फिल्म ही अच्छी नहीं लगी, फिल्म की बुराई ही करनी थी। अब आगे जाते हैं नगमा तो मौसीकी। यकीन कर ले आप आज भी उमराव जानदा के एक एक गाने को पसंद करते होंगे, एक एक गाने को सुनते होंगे। क्या गाने हैं, क्या म्यूज़िक है, क्या इससे बेहतर 1972 में इससे बेहतर कोई म्यूज़िक कहा ही है सिवाय बाहरों फूल बरसाओ के। अब आप खुद अंदाज़ा कर ले कि उमराव जानदा की जो म्यूज़िक है, जो गाने हैं, जो निसार बज़मी ने जितनी मेहनत की है, क्या 1972 में कोई और ऐसी फिल्म है? कभी लहराए खुशी से। नगमात और मौसीकी के बारे में लिखते हैं, सैफ साहब नहायत बुलंद और कोनामुश शायर हैं, मगर वो मुजरे लिखने वाले शायर नहीं। सिर्फ इनका तहरीर करदा मुशायरे का टुकड़ा अच्छा है। इसी तरह आखिरी मुजरे का वो हिस्सा जहाँ उमराव अपने बेटे को देखती है, मौका महल पर बहुत अच्छे लिखे गए हैं। निसार बज़मी की मौसीकी औसत दर्जे की है, बल्कि इसे इस फिल्म के लिहाज से कमज़ोर ही कहना चाहिए। टाइटल बैकग्राउंड म्यूज़िक गवारा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि तासुब की भी कद होती है। निसार बज़मी ने जितनी बेहतरीन म्यूज़िक इस फिल्म में दी है, काटे ना कटे रे रतिया, क्या खूबसूरत धुन। एक एक गाना खूबसूरत, और हमारे राइटर को इस फिल्म की मौसीकी बहुत बुरी लगी। अब आगे जाते हैं फिल्म में रक्स, तदवीन और आर्ट। इब्तिदा में अमीरन के सामने जो रक्स होता है औसत दर्जे का है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मुमताज़ ने कितनी खूबसूरत अदाकारी की है और इसी एक गाने से ही मुमताज़ की पहचान बनी, और मेरा ये राइटर कह रहा है कि औसत दर्जे का है। फिर आसिया, ज़मरुद और रानी का मुश्तरका रक्स दिलकश है। इसी तरह रानी का आखिरी रक्स बहुत अच्छा कंपोज किया गया है। अब सिर्फ उनको यही अच्छा लगा म्यूज़िक, और ख़ासकर इस फिल्म के तमाम गानों को एक साइड में कर दो। वो गाना कि न जाने किस लिए हम पर क़यामत ढाई जाती है, वो कितना खूबसूरत गाना। और ये हमारे राइटर कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म के गाने भी अच्छे नहीं हैं। अदाकारी के ज़ुमरे में जब हम आते हैं तो हमारा राइटर यहाँ पे ये कहता है कि रानी ने उमराव जानदा का किरदार अदा करने की कोशिश की है, मसलन वो उमराव जानदा लगे ही नहीं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि रेखा ने क्या कहा, हालांकि यही किरदार ऐश्वर्या राय ने किया, और फिर शबनम से भी ये किरदार करवाया गया बेचारे दिलनशीन में। अब कहाँ रानी और कहाँ ये सारी चीज़ें। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हमारा राइटर यहाँ पे क्या लिख रहा है। और फिर आगे लिखता है कि चुनाचे वो अंजुमन की तवाइफ अच्छा लिखता है, लेकिन अपने किरदार में लखनऊियत पैदा न कर सकी और उमराव जानदा की तवाइफ नज़र आई। अब इस फिल्म में आप बताएं कि रानी का किरदार क्या है, तवाइफ का ही किरदार है, तो इसको तो हमारे राइटर को अच्छा नहीं लगा। इसके रक्स भी लखनवी अंदाज के नहीं है। कुछ ख्वाब ख्यालों की बरक्स इसके नियर सुल्ताना ने एक शाइस्ता डेरा दारनी का किरदार जिंदगी से अदा किया। तालिश भी नवाब के किरदार को मौसर ना बना सके। अब आप अंदाज़ा कर लें, तालिश और नवाब के किरदार अदा करने में हद होती है। और फिर आगे लिखते हैं कि इससे बेहतर किरदार उन्होंने फिल्म कनीज़ में अदा किया था। शायद
एक मोहब्बत करने वाले नवाब के किरदार में भी अच्छी तरह जचे और बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन उसकी अदाकारी की तारीफ नहीं की गई है, सिर्फ खूबसूरत लगे। इस तरह अलाउद्दीन और आसिया के किरदार को भी वो कुछ नहीं कहते हैं। अब हिदायतकारी के ज़ुमरे में लिखते हैं कि हसन तारिक ने मजमूई तौर पर अच्छी हिदायतकारी की है, लेकिन वो अंजुमन वाला मेयार बरकरार न रख सके। उन्होंने मुजरे खूबसूरत फिल्माए, आखिरी मुजरे में घुंघरू टूटने का शाट नहायत अच्छा रहा। ड्रामाई मनाजर में वो कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन बेशतर मनाजर में वो लखनवी माहौल की सही अक्कासी नहीं कर सके। मुशायरे से उमराओं का यूँ उठकर चला जाना आदाब महफिल के ख़िलाफ़ था। फिर मुजरे के दौरान न किसी को पान पेश किया जाता है, न कोई सलामी देता है। लखनवी की तवाइफ़ों के कोटे पर क्या होता है, वो हिदायतकार मुसन्निफ दोनों इस तरह इस चीज़ से नाबलद थे। वो आके राइटर से पूछ लेते कि भी वहाँ पे तवाइफ़ों को किस तरह पान दिया जाता है। तो उर्फ़ आखिर लिखते हैं, उमरा जानदा को एक औसत से बाला दर्जे की तस्वर किया जाता है। ये फिल्म अंजुमन और तहज़ीब से बहुत कमतर दर्जे की साबित हुई है, फिर भी इसे एक बार देख लेने में कोई मुज़ाहिका नहीं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी खूबसूरत फिल्म, प्लेटिनम जुबली फिल्म, राइटर ने एक जगह और लिखा है कि ये फिल्म शायद कामयाबी हासिल कर सके। अब आप लोगों ने अंदाज़ा कर लिया कि इस फिल्म ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर की थी। और ये इत्तेफाक की बात है कि जब मैं पुराने औराक पलट रहा था पुराने, तो उसमें से मुझे उमरा जानदा का ये तबसरा मेरे नज़र में आया। मैंने पढ़ा तो मैं तो परेशान रह गया कि इतना तासुब उस वक्त तो खैर मैं मेरे तस्वर में नहीं था और मैं इस तरह इस फील्ड में था ही नहीं। लेकिन आज जब मैंने ये मजमून पढ़ा तो मेरे ये ख्याल था कि मैं आप दोस्तों के सामने ये पेश कर सकूं, आपको बता दूं कि तासुब यहाँ तक भी होता था। जी हाँ, फिर इस फिल्म में अवार्ड कैसे दिया गया वो आप लोगों के सामने है कि रानी ने जो किरदार निगारी की है, क्या रानी इस किरदार के लिए बेहतरीन नहीं थी? अब आप अंदाज़ा कर लें। और फिर शाहिद ने जो किरदार किया है, ख़ासकर उस गाने में जब न जाने किस लिए हम पर क़यामत ढाई जाती है, कितने खूबसूरत सी एक्टिंग की है। और हर किरदार में, हर सीन में शाहिद ने अपने हिसाब से एक नवाबों वाला किरदार किया था। हालांकि शाहिद को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शाहिद का जो रखरखाव है, जो अंदाज़ है आने जाने का, वो सेम यही था। शाहिद को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, लेकिन शाहिद बहुत खूबसूरत लगे। नाज़रीन, अगर मेरी इन बातों से किसी दोस्त की दिलादारी भी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन सच है, वो मैंने आपके सामने पेश करना है। मेरा ये रईस एंटरटेनमेंट जो मेरा चैनल है, उसमें यही था कि बहुत से हमारे दोस्त इन चीज़ों से बचते हैं कि यार कोई दोस्त नाराज़ ना हो, तो नाराज़ हो तो मुझे कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता। जो सच है वो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।